आज हम लोग लेके आए हैं सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 1। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि चैप्टर नंबर 1 के 10 क्वेश्चंस की चर्चा हमने किया था और चैप्टर नंबर 1 के आगे के 10 क्वेश्चन की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य चक्र क्या है और दूसरा क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र क्या है। मध्य चक्र, ये बार बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र, इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे इसको लिखेंगे तो इसको समझेंगे। मध्य चक्र क्या है? किसी भी जीवों के अंदर अंडे उत्सर्जन की वह प्रक्रिया जो बिना रजोदर्शन का होता है, यानी उसमें रजोदर्शन नहीं देखा जाता है, बल्कि अंडे उत्सर्जन की क्रिया एक अपने स्थिति के अनुसार आ जाती है। जैसे गायों में देखा जाता है, भैंस में देखा जाता है, बकरी में देखा जाता है और अन्य जानवरों में देखा जाता है। तो उसमें अंडे उत्पादित होने की जो समय होती है उस दर्शन को कहा जाता है मध्य चक्र। इसको हम समझ सकते हैं प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट से। प्राइमेटों में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है। नॉन प्राइमेटों में ऋतुस्राव चक्र नहीं होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही एक दूसरे से संबंधित है। और ऋतुस्राव चक्र क्या है? ऋतुस्राव चक्र एक ऐसा चक्र है जो मानव में, बंदरों में और चिंपैंजी में देखा जाता है, जिसमें एक साइकिल होता है। जो ऋतुस्राव चक्र 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। और इसमें 14वें दिन यानी 13, 14 और 15 यानी 13वें, 14वें और 15वें दिन में से किसी एक दिन अंडा आता है, लेकिन फाइनली जो होता है 14वें दिन। 14वें दिन ईग आता है और उस दिन फर्टिलाइजेशन होता है, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है। मध्य चक्र में कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। तो मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतर स्पष्ट करें। तो मध्य चक्र क्या है और ऋतुस्राव चक्र क्या है? अंतर भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं, या उसको अलग अलग भी पूछेगा तो भी हम बता सकते हैं। अब आता है हम लोग का अगला क्वेश्चन। ऋतुस्राव चक्र को मैं डिटेल्स में तीसरा नंबर चैप्टर में फिर से चर्चा करूंगा। अब हम लोग आता है शैवाल में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? शैवाल में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो शैवालों में मुख्यतः अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, खंडन के द्वारा होता है। लिख लेंगे इसको आंसर। शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? खंडन के द्वारा होता है। और वो खंडन करके एक शैवाल टूट टूट कर कई सारे शैवालों का निर्माण करते हैं और वो बाद में कॉलोनी को डेवलप कर देते हैं। और वो कॉलोनी क्या होती है कि तालाबों में आपने देखा होगा या धान के खेतों में देखा होगा, पूरा से उसको क्या करते हैं, जमीन को कवर कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, शैवाल उसको अपना संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, तो शैवाल अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन के द्वारा करते हैं। अब आता है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर को स्पष्ट करें। युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर को स्पष्ट करें। कैसे इसका आंसर देंगे? तो भ्रूणोद्भव क्या है और युग्मक जनन क्या है, दोनों को पहले बारी बारी से समझ जाएंगे, फिर हम लोग अंतर को आसानी से लिख लेंगे। युग्मक जनन शब्द से स्पष्ट है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अंतर की बात जब आती है तो युग्मक जो होता है निषेचन से पहले बनता है और भ्रूण जो होता है निषेचन के बाद बनता है। तो अंतर जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में निम्नलिखित अंतर होते हैं। 2 कॉलम बना देंगे ऐसे क्या करेंगे, इसको एक तरफ लिख देंगे युग्मक जनन और दूसरी तरफ लिख देंगे भ्रूणोद्भव। अब युग्मक जनन का पहला पॉइंट डालेंगे। युग्मक जनन युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भ्रूणोद्भव में लिखेंगे पहला पॉइंट, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। भ्रूण जो होता है उसका कोई प्रकार नहीं होता है, एक भ्रूणता और बहुभ्रूणता पाई जाती है। जब एक भ्रूण बनेगा तो एक बच्चा जन्म लेगा या एक जीव जन्म लेगा, जब बहुत सारे भ्रूण बनेंगे तो बहुत सारे जन्म लेंगे। तो ये लिख सकते हैं युग्मक 2 प्रकार के होते हैं और भ्रूण एक भ्रूण ही हो सकता है या बहुभ्रूण ही हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में हम लिखेंगे
कि युग्मक जो होता है निषेचन से पहले बनता है या निषेचन की पहले की प्रोसेस होती है, और जो भ्रूणभव होता है यानी भ्रूण बनने की प्रक्रिया जो होती है निषेचन की पास्ट यानी उसके बाद की उसके बाद की होती है। अब हम लोग युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर को समझ चुके हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग 3 या 4 पॉइंट लिखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर जो उसे डिवाइड करके क्वेश्चन पूछता है तो भी हम आंसर दे लेंगे कि युग्मक जनन क्या है तो लिख लेंगे, भ्रूणोद्भव क्या है तो लिख लेंगे। अब आता है हम लोग का अगला सवाल है, यानी अगला सवाल है एक लिंगी और द्विलिंगी में अंतर को स्पष्ट करें। एक लिंगी और द्विलिंगी में अंतर को स्पष्ट करना है। ध्यान देंगे इसमें एक लिंगी जो है, जो द्विलिंगी है, वैसे जीव जिसमें केवल एक लिंग होते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं और जंतुओं में भी होते हैं। जंतुओं में एक लिंगी, जैसे मानव एक लिंगी है, नर अलग होता है, मादा अलग होती हैं, गाय भैंस इस सब में क्या होते हैं, नर अलग मादा अलग, तो ये एक लिंगी हो गए। उभयलिंगी में जैसे केंचुआ हो गया, एक ही शरीर के अंदर नर और मादा दोनों भाग होते हैं। पेड़ पौधों में भी पुष्प का जो निर्माण होता है तो पुष्प भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं और द्विलिंगी पुष्प होते हैं। एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें केवल एक ही भाग मौजूद होता है, यानी नर भाग मौजूद होता है तो उसमें पुकेसर निकला होता है, और मादा भाग मौजूद होता है तो उसका वर्तिकाग्र अंडाशय और ओवरी रहता है। तो ये एक अलग अलग फूल हो गया। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, जिसमें नर भी उपस्थित होता है और मादा भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम इसको आंसर देंगे कि एक लिंगी क्या है और द्विलिंगी क्या है। एक लिंगी वैसे जीव या वैसे पौधों को कहा जाता है जिसमें केवल एक लिंग उपस्थित होते हैं, नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। जंतुओं में भी ऐसा होता है और पेड़ पौधों में भी ऐसा होता है। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है कि जंतुओं में नर और मादा भाग एक ही शरीर के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर होता है, लेकिन पुष्पों में जो 2 द्विलिंगी होते हैं या उभयलिंगी बोलते हैं, तो वैसे भी फूल जिसका नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प में उपस्थित होता है उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको अब समझ चुके होंगे। अब अंतर लिखने की बारी आती है। तो जब हम अंतर को लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है। एक लिंगी और द्विलिंगी में निम्नलिखित अंतर होते हैं, पहला लाइन हम लोग लिख लेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, जैसे कि हमने युग्मक जनन यहां लिखा है, अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, एक लिंगी, और यहां लिख देंगे द्विलिंगी। अब देखिए एक लिंगी में लिखेंगे कि एक लिंगी 2 प्रकार के होते हैं, नर अलग होता है और मादा अलग होती है। उभयलिंगी ये एक ही शरीर में पाया जाता है, यह जंतुओं में भी देखा जाता है और पुष्पों में भी देखा जाता है, पौधों के पुष्पों में भी देखा जाता है। और ये इसमें लिख सकते हैं जंतुओं में देखा जाता है और पौधों के पुष्पों में भी देखा जाता है। इसका भी उदाहरण डाल देंगे, इसका भी उदाहरण डाल देंगे। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन अगला है कि पुष्पी पादपों में युग्मनज कहां बनते हैं। क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में युग्मनज कहां बनते हैं। तो हम इसको समझेंगे कि पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण जो होता है कहां पे होता है। मैं सबसे पहले युग्मनज बनने से पहले मैं आपको बता दूं कि पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो निषेचन की क्रिया कहीं भी होगी तो किसी भी पौधों के अंदर या जीव के अंदर मादा शरीर में होगी, ये पहले कंफर्म आप रहिए, ठीक है। तो पुष्प में नर जो परागकण होते हैं या स्वयं आ जाए अगर जो मादा भाग पर तो हो सकता है, या किसी के माध्यम से आए तो हो सकता है। स्वयं आएंगे तो स्वपरागण होगा और किसी के माध्यम से आएंगे तो परपरागण होगा। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपका पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो पुष्पी पादपों में जो ओवरी होता है, अंडाशय जो होता है, और उससे एक वर्तिकाग्र ऊपर की तरफ निकला होता है, और जब परागकण की बारिश हो जाती है स्वतः या किसी के माध्यम से, जब वर्तिकाग्र के पास नर परागकण युग्मज, जब नर परागकण को हम लोग पुकेसर भाग बोला जाता है, और उसमें लगे हुए जो भाग होता है उसे पुमड़ू कहा जाता है हिंदी में बात करें तो वो जो पुमड़ू होता है जिसको एंड्रीशियम, तो वो भाग से जो
नर प्राकण गिरते हैं वो मादा वर्तिकाग्र पर जब पड़ते हैं तो पड़ने के बाद निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद जिस चीज का निर्माण होता है उसे ही युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। इसको इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। और यह युग्मनज जब विकसित होता है तो भ्रूण का निर्माण करता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि पुष्पी पादपों में युग्मनज कहाँ होता है या कहाँ बनता है, तो लिखेंगे पुष्पी पादपों में युग्मनज मादा पुष्प में होता है, और निषेचन के पश्चात ओवरी और वर्तिकाग्र की मदद से युग्मनज का निर्माण होता है। ये आप आंसर लिख देंगे। अगर जो आपको समस्या हो रहा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे और पीछे करके उसको एक बार देख लेंगे। आगे हम बात करते हैं फल भित्ति के क्या कार्य हैं। फल भित्ति के कार्य क्या हैं? आपने देखा होगा कि कोई भी फल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कि उसकी फल भित्ति अच्छी हो, फल भित्ति लगी हुई हो। अगर जब फल भित्ति में थोड़े से भी खरोच आ जाते हैं तो फल क्या हो जाता है, सड़ जाता है। आपने देखा होगा नारंगी को देखा होगा, आपने देखा होगा अनार को देखा होगा कि थोड़ी से चोट उसके कवर पर लग जाते हैं तो अंदर से फल का सारा जो मटेरियल होता है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सबसे आसान ये सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम सेंस लगाएं तो कोई छोटा बच्चा भी इसका आंसर लिख सकता है कि फल भित्ति के क्या कार्य हैं। तो फल भित्ति का सबसे पहला कार्य है कि बाहरी जीवाणुओं रोगाणुओं से रक्षा करना, बाहरी आघातों से बचाना और उसको परिपक्व होने तक की अवस्था तक सुरक्षित रखना। ये सब उसके अहम कार्य हैं फल भित्ति के। तो मुझे लग रहा है 2 नंबर का सवाल है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब आता है अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फल लगने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसा अनिषेक फलन या अनिषेक जनन एक ही बात होता है। आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ लोगों से कहते हैं कि गुल्लर का फूल देखे हैं क्या, तो देखिए गुल्लर का फूल नहीं होता है, बिकॉज कि गुल्लर में फूल ही नहीं बनते हैं, अंगूर में फूल नहीं बनते, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिससे फूल नहीं बनता है, बल्कि डायरेक्टली बिना निषेचन यानी फूल और फूलों के अंदर जो परागकण का जो निर्माण होता है और उसका जो निषेचन होता है वो क्रिया नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टली उसमें फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर बिना निषेचन का फल बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। यानी वो पौधे या वो मतलब जाति, जिस जाति के पौधों में ऐसा गुण पाया जाता है कि उनके बिना निषेचन का फल लग जाता है। हम इसका आंसर जब लिख रहे होंगे तो इतनी सारी बातें नहीं लिखेंगे, शॉर्ट और बहुत ही आसान भाषा में लिखेंगे कि अनिषेक फलन क्या है। तो अनिषेक फलन ऐसे फलन या ऐसे जनन को कहते हैं जिसमें बिना निषेचन का फल लग जाता है, बिना निषेचन का फल लग जाता है। अनिषेक फलन, बिना निषेचन का फल लगना। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे, दूसरा क्वेश्चन है अनिषेक जनन के बाद असंग जनन क्या है। दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज है। इसमें बिना निषेचन का फल लग रहा था और इसमें बिना निषेचन का बीज बन जाता है। यहां हम लिख देते हैं समझने के लिए फल और यहां लिख देते हैं बीज। तो वह प्रक्रिया जो बिना निषेचन का बीज बना देती है वह क्या कहलाती है, असंग जनन। यानी वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा बिना निषेचन का बीज बन जाता हो। आप तो पहले से जानते हैं कि पहले निषेचन होती है, निषेचन के बाद युग्मक बनता है, युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूणीय विकास होने के बाद बीज का निर्माण होता है और फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके अंदर बिना निषेचन हुए बीज का निर्माण हो जाता है। जैसे आपने साइकस के पौधों में देखा होगा या साबूदाना, जिसमें डायरेक्टली बीज बन जाते हैं। तो इस तरीके के जहां स्थिति होती है उसे असंग जनन कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन का फल लगना और असंग जनन यानी बिना निषेचन का बीज बनना। आप समझ चुके होंगे, मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को क्लियर कर लिए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्त्रियों में यौनारंभ से क्या समझते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि पुरुषों में यौनारंभ से क्या समझते हैं। हम दोनों की बात अभी करेंगे। स्त्रियों में यौनारंभ के से हम क्या समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी जीवों के अंदर
या मानव के अंदर कई अवस्थाएं होती है। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम शैशव अवस्था बोलते हैं, उसके बाद बाल्यावस्था आता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं आती है। तो जब किशोरावस्था आता है, उसी किशोरावस्था को ही हम क्या कहते हैं, स्त्रियों में यौनारंभ कहते हैं। यानी यौनारंभ यानी यौन चीज़ें का डेवलपमेंट यानी उसमें होता है। स्त्रियों में यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा। यानी 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में ये स्त्रियों में स्टार्ट हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, स्तन का उभार, आवाज़ का पतला होना और जनांगों में बालों का निकल जाना, ये इसके लक्षण हैं स्त्रियों में यौनारंभ का। और पुरुषों में भी यौनारंभ के लक्षण इस प्रकार से हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि पुरुषों में यौनारंभ के क्या लक्षण हैं, तो पुरुषों में भी यौनारंभ 10 से 13 साल या 12 साल हम लिख सकते हैं, 10 से 13 साल की अवस्था में शुरू होता है। और इसमें वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। मोछ समझ रहे हैं ना, मोछ और दाढ़ियों का आना, आवाज़ का भारी होना, ये सब पुरुष के अंदर यौनारंभ स्टार्ट होने की ये गुण है और ये लक्षण है। तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं और आप इसको लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी क्वेश्चन हमने बताई है, आप इसको अगर ये दिक्कत होती है तो 1-2 बार देख लीजिएगा, तो मुझे लग रहा है कि सारा क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक एक के बाद एक वीडियो आती रहेंगी और आप उसको देखते रहिए और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करिए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अपने एग्जाम में सफल कराने के लिए काफ़ी मदद करेगी। और लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से मात्र आपके 20 सवाल आएंगे और 20 सवाल में से केवल 10 सवाल का उत्तर देना होगा। यानी कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप सारे वीडियो को भी वॉच कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।